सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं आपको 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन करवाता हूं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड करवाया था, आज मैं सेकंड करवा रहा हूं। तो ये जो ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल फर्स्ट बुक से रिलेटेड है, मिक्स्ड अप क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं अगर आपने फर्स्ट एपिसोड के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन एंड आंसर का टारगेट बनाया तो 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब यहां से मैं 13वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करवाऊंगा और हमारी ये सीरीज जो होगी वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर डिटेल में बता दिया था कि मैं इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन की आंसर सीरीज करवाने वाला हूं। और 1 मार्क की तो हमारी ऑलरेडी अलग से चल रही है, साथ ही जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही पहले कंप्लीट हो चुका था। तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अभी से लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, जिसमें बात की गई है कि सामाजिक असमानता या फिर ऑब्लिक लिख के विषमता को परिभाषित करें। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, 2 मार्क्स में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आंसर देखिए, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को हम सामाजिक विषमता के नाम से जानते हैं। सामाजिक विषमता जो है वह प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं बल्कि उस समाज के द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें हम रहते हैं। इसके कहने का मतलब आसान भाषा में कि देखिए बच्चों, भगवान के द्वारा सभी व्यक्तियों को इक्वल बनाया गया था, लेकिन जब व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया तो समाज के अंदर ही ऊंच नीच आया, अमीर गरीब आया, काला गोरा आया। ये सब किसकी देन थी? व्यक्तियों की देन थी। तो इसीलिए जिसके पास पूंजी ज्यादा होगी वह अमीर की कैटेगरी में चले गया, जिसके पास कम रहेगी वह गरीब हो गया। तो ये सारी असमानता जो है वह किसके द्वारा उत्पन्न हुई है? समाज के द्वारा। और समाज में रहता कौन है? मनुष्य। तो सीधा सीधा इसका क्या आंसर होगा कि मनुष्य के द्वारा ही सामाजिक असमानता उत्पन्न की गई है। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि जनसांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में डेमोग्राफिक कहा जाता है, इसका क्या मीनिंग है? 2 नंबर में यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। जनसांख्यिकी क्या है? जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। सुव्यवस्थित का मतलब अभी आपको पता चलेगा, पहले इसके वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये इंग्लिश का जो शब्द है डेमोग्राफी, उससे निकला है, जिसका हिंदी ट्रांसलेट जनसांख्यिकी है। ठीक है, जो कि यूनानी भाषा के 2 शब्दों से, जिसमें डेमोस और ग्राफिन, इससे मिलकर ये शब्द बना है। और इसका जो मीनिंग है वह है लोगों का वर्णन, यानी कि लोगों के बारे में बात करना। तो सुव्यवस्थित अध्ययन से मतलब है कि जिसके अंदर मनुष्य के जन्म, मृत्यु, प्रवास, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम डेमोग्राफिक यानी कि जनसांख्यिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्र की व्याख्या करना तो आसान है, लेकिन इसे परिभाषित करना उतना ही कठिन है। आपको यह स्पष्ट करना है, 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में बता देता हूं। तो पहले पॉइंट में क्या बात की गई है कि राष्ट्र क्या है? एक अनूठे किस्म का समुदाय है जिसका वर्णन करना तो आसान है, लेकिन इसे परिभाषित करना उतना ही कठिन है। जैसे कि हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, इतिहास अथवा क्षेत्रीय सांस्कृतिक जैसी साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या फिर सामान्य भाषा, धर्म, नरजाति नहीं है, और दूसरी ओर ऐसी अनेक भाषाएं, धर्म या नरजाति जो कि कई राष्ट्रों में पाई जाती है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी मिलकर एक ही राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये बात स्पष्ट भी होती है कि जैसे बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे अलग राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए इसे छोटे शब्दों में परिभाषित करना काफी कठिन है, लेकिन इसकी व्याख्या करना उतना ही आसान है। आई होप कि आप अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप चैप्टर जरूर देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विशेषाधिकार अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इवन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है कि हर एक देश में कुछ धार्मिक भाषाएं अथवा किसी और आधार के समूह होते हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक, इंग्लिश में बात की जाए तो माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं। अगर भारत जैसे देश की बात की जाए तो यहाँ पर 70 से 80% जो है वो हिंदू निवास करते हैं। ये जो कैटेगरी होते हैं इनकी वो मेजोरिटी वाली कहलाती है, नहीं बहुसंख्यक। और वहीं जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की, तो मुस्लिम धर्म, सिख धर्म जो है वो मेन है, जो कि
माइनॉरिटी में गिने जाते हैं। और उसी तरह यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म भी, ईसाई धर्म भी और साथ ही जैन धर्म में भी लोग देखने को मिलेंगे। इन सभी की जो लिस्ट है वो अल्पसंख्यक में गिनी जाती है। तो इस प्रकार जब किसी अल्पसंख्यक समूह के आगे विशेषक जोड़ दिया जाता है तो उसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी एक टैग लगाने वाली बात होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि पनीयकरण क्या है। तो एग्जाम में 2 नंबर का ही पूछा जाता है। पनीयकरण से आशय जब कोई वस्तु बाजार में बेची और खरीदी ना जा सकती हो लेकिन अब वह बेची और खरीदी जा सकती हो। कहने का मतलब कि वह बाजार में अब बिकने वाली हो चुकी है, तो उसे हम पनीयकरण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे श्रम यानी कि लेबर और कौशल यानी कि स्किल, मनुष्य की स्किल होती है ना। हाँ, तो ये क्या पहले नहीं होती थी, अब बाजार में बिकती है। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, तो वो क्या फ्री में होते हैं? नहीं, वो पैसे के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आज का जो समय है वो स्किल से रिलेटेड है कि इंसान कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से किसी का एडवाइस कर सकता है, या फिर कितने अच्छे तरीके से किसी को कंसल्ट दे सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि जनजाति क्या है और जनजाति की 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। 2 नंबर और 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो जनजाति मतलब जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, जो जंगलों में ज्यादातर निवास करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जनजातीय एक ऐसा समुदाय है जो हमारी सभ्यता से दूर पहाड़ों में, वनों में तथा जंगलों में निवास करता है। साथ ही इन समुदाय की अपनी ही एक अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग धर्म और अलग ही खान पान, साथ ही रहने के ढंग होते हैं। तो ये तो है जनजातियों के बारे में। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए, पहली अगर विशेषता की अगर मैं बात करूं तो कबीला जो होता है वो बहुत से परिवारों का एक समूह होता है जिसमें क्या होता है कि साझा उत्पादन तथा साथ ही उस उत्पादन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो आप कबीला जानते हैं ना कि अलग अलग चीजों में लोग जो बट जाते हैं, लेकिन जो उनका पहचान होती है वो एक ही से जुड़ी होती है। कबीले के जो लोग होते हैं वे एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण यह बाकी समाज से अलग थलग होते रहते हैं। जैसे कि ये जो जनजातीय समुदाय है ये अगर पहाड़ों में, जंगलों में, वनों में निवास कर रहा है तो यह उन समाज के लोगों से दूर है जो कि शहरों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। प्रत्येक कबीले की अपनी एक साझी भाषा होती है, साथ ही अलग अलग नाम होते हैं जिसके कारण एक दूसरे से वह अलग होते हैं। प्रत्येक कबीले के रहन सहन, धर्म, भाषा, टैबू इत्यादि भी एक दूसरे से अलग होते हैं जिसके कारण इनकी संस्कृति में भी विविधताएं देखने को मिलती है। तो ये बच्चों जनजातियों की विशेषताओं के बारे में है। आई होप कि आप इतना आसान सा क्वेश्चन भी अच्छे से जरूर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपके इस एपिसोड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को तो ग्रांटेड नहीं लेना है। ठीक है, परिवार की संस्था में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं उनका आपको वर्णन करना है। या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि परिवार के ढांचे तथा कार्यों में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो 6 नंबर का है, A to Z आपको जानकारी देनी है, इसका मीनिंग भी बताना पड़ेगा और साथ ही सभी पॉइंट हेडिंग में होने चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में आपको देना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखिए एग्जाम में कैसे करोगे अगर आप 6 नंबर इसे लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि परिवार का क्या अर्थ होता है। देखिए, परिवार क्या है? वह समूह होता है जो कि यौन संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन पे, जो इतना छोटा व स्थायी होता है कि उसमें बच्चे की उत्पत्ति और उसका पालन पोषण हो सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं, फैमिली। ठीक है, अब बात करते हैं परिवार की जो संस्था में परिवर्तन आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप चाहो तो ये 6 के 6 पॉइंट शुरुआत में लिख सकते हो और 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 6 के 6 पॉइंट लिख दिए हैं। पहला है कि केंद्रीय परिवारों का बढ़ना। केंद्रीय परिवार मतलब एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा है आर्थिक कार्य में परिवर्तन। तीसरा है शैक्षणिक कार्यों में। चौथा है पारिवारिक एकता की कमी और 5वां है सामाजिक कार्यों में और लास्ट जो है वो है धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। तो ये आपकी हेडिंग है। अब आपको 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए फिर जानते हैं किस प्रकार की वृद्धि देखने को मिल रही है जो कि परिवार की संस्था में परिवर्तन का कारण बनने। केंद्रीय परिवारों का बढ़ना तो क्या था बच्चों की जो भारतीय समाज था ना वह एक परंपरागत ग्रामीण समाज था जहां पर प्राचीन समय में संयुक्त परिवार पाए जाते थे जिन्हें हम आज के समय ज्वाइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। तो इनका जो मुख्य पेशा था वह कृषि था। तो कृषि के होने के कारण ही परिवार में अधिक सदस्यों की आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि कृषि की देखभाल भी तो जरूरी है। तो इसलिए क्या होता था कि संयुक्त परिवार हमारे समाज में पाए जाते थे।
लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ साथ जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी यानी उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली तो सामाजिक गतिशीलता बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि लोग जो थे वह शहरों की ओर जाने लगे यानी कि प्रवास करने लगे। तो परिणाम ये निकल के आया कि जो ये संयुक्त परिवार हुआ करते थे ना उनके अंदर गिरावट देखने को मिली, जबकि केंद्र परिवार में वृद्धि देखने को मिली। जो न्यूक्लियर फैमिली आज के समय जिसे हम आदर्श भी मानते हैं तो उसके अंदर इजाफा देखने को मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार पहला परिवर्तन तो होता है ये। अब बात करते हैं दूसरे की, जो कि है आर्थिक कार्य में परिवर्तन। तो इसमें क्या बात की गई है कि पहले व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं थी ना वह परिवार के इर्द गिर्द तक ही सीमित थी, जैसे कि पैसा कमाना, रोटी बनाना या कमाने के कार्य परिवार में ही होता था। लेकिन समय के साथ समाज में परिवर्तन आया और औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, परिवार का जो आर्थिक कार्य था वह उद्योगों में चले गया। उदाहरण की बात करें, आटा जो था अब वो चक्की से पीसने लग गया, कपड़े जो थे वो कारखानों में बनने लगे, और ऐसे ही अन्य प्रकार के जो कि हाथ से बनाए जाते थे लेकिन उनका स्थान मशीनों ने ले लिया। ठीक है, तो आर्थिक कार्य में भी चेंजेस देखने को मिला। तीसरा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है शैक्षणिक कार्यों का परिवर्तित होना, यानी कि एजुकेशन के अंदर भी चेंजेस देखने को मिले। पहले क्या होता था बच्चों की, प्राचीन समय में शिक्षा जो होती थी वो गुरु से प्राप्त होती थी। कहने का मतलब जैसे वेद पुराण इनका दौर ज्यादा चलन में था। पेशा और कार्य इनसे संबंधित जो शिक्षा थी उसकी कमी देखने को मिलती थी। लेकिन आधुनिक समय यानी मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि जो शैक्षणिक कार्य थे ना उनके अंदर भी तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो आजकल जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे कि इंजीनियर कॉलेज के अंदर IIM, IIT, ITI, JEE, तो ये प्रकार के जो कोर्स है इनका चलन है, क्योंकि ये व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करते हैं और ये उनके पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और चौथा है कि वो है कि पारिवारिक एकता की कमी। तो इसमें क्या है कि पारिवारिक एकता में कमी का सबसे बड़ा कारण है वो है अपकर्ष और उत्कर्ष यानी पुल और पुश फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति आकर्षण और मजबूरी की दशा में प्रवास करता है। तो इसमें क्या है कि जो ग्रामीण परिवार था ना वह मुख्यतः संयुक्त परिवार से संबंधित होता था, यानी कि ज्वाइंट फैमिली थे। तो उसमें कमी देखने को मिली है क्योंकि लोगों ने प्रवास करना यहाँ पे शुरू किया। तो शहरों में क्या हुआ कि लोग केंद्र परिवार यानी अपने वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ रहने लगे। पांचवा है कि सामाजिक कार्य में परिवर्तन। तो सामाजिक कार्य में परिवर्तन जैसे कि प्राचीन समय में सामाजिक नियंत्रण था, लेकिन वहां पर एक बात थी कि संसाधनों की कमी देखने को मिलती थी। जो समाज था वो शिक्षित भी कम था, जो कार्य हुआ करता था वो कृषि ही हुआ करता था। तो इससे क्या होता था कि परिवार में एकजुटता बनी रहती थी और सामाजिक नियंत्रण भी कंट्रोल में होता था। लेकिन आज का दौर आप जानते हो काफी तेजी वाला आधुनिकीकरण का है, तो यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण में कमी देखने को मिली है और उदारवादी जिसे हम लिबरल कहते हैं उस सोच में वृद्धि देखने को मिली है। और छठा है कि धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है परिवार की संस्था में चेंजेस आने का। जैसे कि पहले के दौर में जो शिक्षा होती थी मुख्यतः धार्मिकता के साथ जुड़ी होती थी, जैसे अभी मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था कि वेदों का ज्ञान लेना, पुराणों के बारे में, महाभारत के बारे में इत्यादि इन सभी के ऊपर बात की जाती थी। लेकिन आज के समय जो शिक्षा है उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशन, विज्ञान के ऊपर बात की जाती है। तो ये जो धार्मिक शिक्षा है ना वह मनुष्य कम और आधुनिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान लेने लग गया है। हालांकि चलन जो है वो दोनों का ही है, बस यह कि वेटेज की बात की जा रही है। तो इस आधार पर परिवारों में धार्मिक कार्यों में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो निष्कर्षता के आधार पे हम यही कह सकते हैं कि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है कि समाज जो है वो परिवर्तनशील होता है, यानी कि जो समय अनुसार मनुष्य की जरूरतों के आधार पर बदलता ही रहता है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें कहा गया है कि गांव के विकास की कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। तो ये आपको बताना है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा भी चुका है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 1 बाय 1 करके तीनों के बारे में बताता हूँ, काफी ज्यादा सिंपल भी है। तो फर्स्ट जो इसकी स्टेज है, पहली अवस्था है वो है आदिम गांव। तो इसमें क्या बात की गई है कि गांव के विकास में सबसे पहले हमारे सामने आदिम गांव आए थे। यह जो था वो कृषि की प्रारंभिक अवस्था थी और गांव में रहने वाले आमतौर पर जो लोग थे ना वह रक्त से संबंधित थे, यानी उनके अंदर ब्लड रिलेशन पाया जाता था और परिवार का जो मुखिया होता था वही गांव का मुखिया हुआ करता था। इससे क्या होता था कि जो रिलेशन थे ना वो बिल्कुल सीधे साधे होते थे और साथ ही एक खास बात की जो निजी संपत्ति थी, यानी कि जो प्राइवेट मनी जिसे हम कहते हैं, वो चलन में नहीं थी। वस्तुओं का जो लेन देन था वह वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, जिसे हम विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें मध्यवर्ती गांव की,
तो यह आदिम गांव और आधुनिक गांव के बीच की अवस्था थी, क्योंकि तभी तो इसका नाम मध्यवर्ती रखा गया। तो गांव में रक्त संबंधियों के अलावा यहाँ पर और भी लोग रहने लगे थे। जो सामुदायिक भावना थी ना, अब टूटने लग गई थी। इसमें क्या हुआ कि स्वार्थ, जिसे हम कहते हैं ना मैं वाली बात, वो भी आने लगी थी और जनसंख्या में भी वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन जो कृषि के तरीके थे वो अभी भी पुराने ही थे। ठीक है, अब बात आती है आधुनिक गांव की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय चलन में भी है। तो इस व्यवस्था में आदिम तथा मध्यवर्ती गांव की जो विशेषताएं थी ना, वह बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी, अंत हो गया था उनका। कृषि का जो व्यवसायीकरण हो रहा था, कृषि करने के आधुनिक तरीके मशीनों के साथ हो रहे थे, साथ ही यातायात और संचार के साधनों का भी विकास हो चुका था, या आप यूं कह सकते हैं हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आज के जो गांव है वो आप मॉडर्न ही कह सकते हो, जो नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कृषि वहां पर की जाती है। आई होप कि आप गांव के विकास की तीनों अवस्थाओं के बारे में अपनी समझ बेहतर कर चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि 4 और 6 नंबर में पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि को समझाते हुए भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की आपको व्याख्या करनी है। आप जानते हैं कि भारत की आज के समय जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है, जो कि यह भी अनुमान लगाया जाता है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कि भारत आने वाले समय में विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा जनसंख्या के मामलों में, जो कि चाइना को भी पिछाड़ देगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमें बात करनी है कि ऐसे क्या रीजन है कि भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, तो बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है कि जनसंख्या का लगातार बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है कि पुरानी संस्कृति आदर्श। तो इसमें क्या बात की गई है कि लोग आज भी ना अपने पुराने टाइम में जी रहे हैं। हालांकि इसका जो रेशियो वो कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और जो कस्बे होते हैं वहां पर ये चीज हमें अभी भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर शिक्षा की कमी अभी भी है, जनसंख्या को लेकर अभी भी वो जागरूक नहीं है, संतान है अभी भी ज्यादा पैदा हो रही है। तो ये क्या, सब जनसंख्या वृद्धि में ही तो अपना हाथ बटा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा है कि जल्दी विवाह। अब जल्दी विवाह का जनसंख्या वृद्धि से डायरेक्ट कनेक्शन है। जल्दी विवाह होगा तो जल्दी बच्चे भी पैदा होंगे, जल्दी बच्चे पैदा होंगे तो वो क्या करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि करेंगे, इजाफा करेंगे। तो इसलिए सरकार के द्वारा यही तो कहा गया था कि लेट विवाह करोगे तो क्या होता है कि फ्यूचर प्लानिंग सेट हो सकती है, इससे जनसंख्या जो वृद्धि है वो भी नियंत्रण की जा सकती है। तीसरा है गरीबी। अब गरीबी में क्या होता है, जागरूकता नहीं हो पाती लोगों के बीच में, बस संतानें पैदा कर दी, उन्हें भी जल्दी काम पे लगा दिया। अब उन्हें काम पे लगाने से क्या होता है कि उनकी शिक्षा में कमी देखने को मिलती है, जबकि वो जागरूक नहीं हो पाते। तो गरीबी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। चौथा है अवैध प्रवासी। आपने देखा होगा कि शरणार्थी जो है बांग्लादेश से जो आ जाते हैं, या और अदर स्टेट से, या और अदर कंट्री से, तो ये भी क्या करते हैं, जनसंख्या में इजाफा करते हैं, क्योंकि नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी कार्ड बनाना काफी आसान होता है। और ये सब क्या करते हैं, जनसंख्या में वृद्धि तो करते हैं। और लास्ट है अशिक्षा। तो भाई अनएजुकेशन अगर होगी तो वह देश तो वैसी ग्रोथ नहीं पा सकता। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है जो कि पूरे लाइफ टाइम तक कमाई जा सकती है, इससे हम क्या नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये है कि हम इसके महत्व को, इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझे, वो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए जनसंख्या वृद्धि के परिणाम भी लिख दिया, अगर एग्जाम में आ जाए कम से कम आप अच्छे से लिख तो सको। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो इसके परिणाम क्या क्या निकल के आ सकते हैं। देखिए, पहला है कि लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। ज्यादा वृद्धि होगी तो ज्यादा लोग होंगे, खाने की कमी होगी तो क्या होगा कि जो बंटवारा होगा ना, विभाजन जो होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि देश के विकास में भी रुकावट होगी। ज्यादा वृद्धि होने से क्या होता है, लोग बीमार भी ज्यादा होते हैं, बीमार के लिए हॉस्पिटल भी चाहिए होते हैं, फिर उनका खर्चा, फिर उनकी देखभाल। तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है देश की, उसमें रुकावट हो जाती है। हम उन समस्याओं के ऊपर ज्यादा ध्यान लेने लग जाते हैं जो कि बुनियादी भी है, जरूरी भी है, उसे हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो हम अच्छे से अच्छे संसाधनों की सहायता से अपने देश का विकास भी आसानी से कर सकेंगे। और तीसरा, संसाधनों पर दबाव। तो बच्चों ये तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। एक हर बार मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक के अंदर एक रूल कहा जाता है कि जो मनुष्य की नीड्स है ना वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। मैं चाहूँ मेरे 5 बंगले हो, लेकिन मैं अकेले रह के क्या करूंगा, मैं इतने जनों का जो स्थान घेर रहा हूँ, तो ये कोई काम है, नहीं है।
तो संसाधनों पर दबाव भी जनसंख्या का डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। उसी तरह पूर्ति में कमी, अब जब ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा कि जो बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, गंदगी का फैलाव होगा, बेरोजगारियां बढ़ेगी। तो इसलिए किसी भी देश के लिए जनसंख्या वृद्धि सही नहीं है। हर किसी के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा आवश्यक है जितना कि वह व्यक्ति के विकास के ऊपर ध्यान देता है। तो इसलिए तो दो ही कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर है जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा है, और जबकि तीसरी कंट्री ऐसी आती है जिसका जो रेशियो है वो है 32 से 33 करोड़। तो आप समझ सकते हो, अमेरिका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, कि औपचारिक जनांकिकी सामाजिक जनांकिकी से किस प्रकार से अलग है, यानी कि भिन्न है। देखिए, औपचारिक जनांकिकी में कई पत्र शामिल होते हैं, जैसे कि परिणात्मक विश्लेषण, माप जिसे हम मेजर कहते हैं, आंकड़े जिसे हम डेटा कहते हैं, गणितीय गिनती, गणना इत्यादि। लेकिन वहीं जब बात करते हैं सामाजिक जनांकिकी तो इसमें उन पत्रों पर ध्यान दिया जाता है जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जनसंख्या संरचना में अपरिवर्तन के कारक तथा परिणाम, इनके ऊपर बात की जाती है। कहने का मतलब कि ये बात करते हैं डेटा के ऊपर और ये बात करते हैं उनके फैक्ट से रिलेटेड। बस सिंपल सा इसका डिफरेंट देखने को यहाँ पर मिलता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जो काफी सिंपल सा है, 2 नंबर में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जन्म दर को आपको परिभाषित करना है, यानी कि बर्थ रेट। तो काफी सिंपल सा इसका आंसर है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहा जाता है। अगर यहाँ पर मृत्यु दर होती तो बिल्कुल आपको एक ही वर्ड चेंज करना था कि प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहा जाता है। यहाँ पर बात जन्म दर की हो रही है तो इसकी जो गणना होती है वो प्रति 1000 प्रति वर्ष की दर से की जाती है, और मृत्यु दर में भी बिल्कुल सेम होता है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो इसे हम धनात्मक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप इसके बारे में भी अच्छे से जरूर समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अपने इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, जो कि उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 और 6 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें बात की गई है कि काका कालेलकर आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में आपको बताना है। चैप्टर को समझाते वक्त आपको अच्छी तरह बताया भी था। जिन्होंने चैप्टर देखा था उनके लिए तो क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले ये काका कालेलकर जो आयोग था वो किसके बारे में बात कर रहा था। आपने ओबीसी का नाम सुना है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो सबसे पहले काका कालेलकर तथा मंडल आयोग दोनों ही केंद्र सरकार के द्वारा गठित थे, और इनका जो गठन था वो विभिन्न आधारों पर जो पिछड़े वर्ग थे ना उनकी पहचान करने व उनका कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रो है इसके बारे में। अब बात करते हैं इस आयोग के बारे में जिसका नाम है कालेलकर। ठीक है, तो 29 जनवरी 1953 को कालेलकर की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया और अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए यह पहला कदम भी था। तो इनकी जो अध्यक्षता थी वो कालेलकर द्वारा ही की गई थी, इसलिए इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं इस आयोग के कार्य और उद्देश्यों के बारे में। तो देखिए, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं। पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन होने संबंधित उनका मानदंड निर्धारित करना, पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करना, पिछड़े वर्गों की समस्या को दूर करने के लिए सुझाव देना। तो ये इनका एम भी था और कार्य भी थे। अगर बात की जाए क्राइटेरिया की, कसौटियां की कि पिछड़ेपन में कौन था, देखिए, जातीय स्तरीकरण में जिन्हें निम्न स्थान था, शिक्षा का जिनके पास अभाव था, सरकारी नौकरियों में उनका जो रिप्रेजेंट था वो कम था, यानी कि उनकी भर्ती कम होती थी, और साथ ही व्यापार उद्योगों में उनका जो रोल होता था वो भी कम था। तो ये तो इनकी क्राइटेरिया था, कसौटियां। अब बात करते हैं इस आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी। देखिए, यही आपका सबसे मेन है। राष्ट्रीय एकता तथा प्रगति के प्रोत्साहन की नीति बनाना और उसे लागू करना, सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए कानूनों का निर्माण करना, सरकारी कार्यों से जाति भावना भड़काने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, पिछड़े वर्ग में तेज गति से शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक कृत्यों को दूर करने के लिए जनसंचार का उपयोग करना, विवाह तथा उत्तराधिकार के निर्धारण के लिए कानून का निर्माण करना, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष सहायता प्रदान करना। तो ये सब इस आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। आई होप कि काफी सिंपल सी स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। लेकिन आप एक चीज ये भी ध्यान रखिए, ये जो आयोग था ना इसे खारिज कर दिया गया था, इसको इंप्लीमेंट होने नहीं दिया। तभी बच्चों दूसरा मंडल आयोग आया था, जिसके बारे में जब मैं आपको एपिसोड 3 करांगा वो क्वेश्चन जरूर डालूंगा, जिसके अंदर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का जिक्र आएगा, और उन्हीं के नाम पे मंडल आयोग रखा गया था और उसे मंजूरी मिल गई थी। तो अभी के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। पीडीएफ जो होंगी इसकी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद भी आ चुकी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।